वेल DJI तो हर साल कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लॉन्च करता ही जाता है और एक्शन कैमरा के मामले में भी सेम ही है। 2-3 साल बाद एक ना एक नया प्रोडक्ट DJI का आता रहता है। तो इसका मतलब क्या, हम लोगों को भी क्या हर 2-3 साल में 20-40 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा, नया मॉडल खरीदना पड़ेगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आई मीन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, बट सब लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उन लोगों में से जो लोग सबसे पहला वाला मॉडल खरीदा था, मतलब ये ऑस्मो एक्शन का एकदम पहला मॉडल है, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, मतलब ये अभी आपको खरीदने के लिए मार्केट में मिलेगा नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको फेंक दें? इतना भी बुरा प्रोडक्ट है नहीं, और इसके बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसका जो ड्रॉबैक्स है तो उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम जो गलत समझते हैं कि इसका ड्रॉबैक है जो एक्चुअली है नहीं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरा पॉइंट, जब आप इसको खरीदे थे उस टाइम आप अनजाने में कितना एक बड़ा डिसीजन लिए हैं, कितना अच्छा डिसीजन लिए थे, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको प्लीज मत फकिए, इसका रिटायरमेंट का टाइम अभी तक आया नहीं है। अगर आपका कैमरा गुड कंडीशन में है तो ये आराम से आपका जो काम है वो काम कर देगा, अनटिल एंड अनलेस कोई आप बेटर वर्जन परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो इससे अच्छा होगा ही होगा। बट अगर आपके पास बजट नहीं है नया कैमरा अफोर्ड करने के लिए, तो ये जो कैमरा है एक डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आज भी है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। मैं सब यहाँ पे नोट करके रखा हूं ताकि कोई पॉइंट में भूल ना जाऊं। जो भी हो, सबसे पहले इसका वेट, जिस काम के लिए मेनली इस कैमरा को लोग यूज करते हैं, खास करके मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सच बता रहा हूँ, ये हेलमेट यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे चीन माउंट करता है, ये जो एक्शन कैमरा है इस एक्शन कैमरा को। और चीन माउंट के लिए मैं इस तरह का जो माउंट है इसको भी मैं परचेस किया हूँ, बट इसको मैं यूज करता नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि मुंडी में एक हेलमेट, इतना बड़ा 1.5 kg वाला हेलमेट लगा है, उसके ऊपर ये लगेगा, फिर इसके नीचे कैमरा जब इस तरह से लटकता है ना तो लगता है कोई खींच रहा है मुंडी को इस तरह से, तो मुझसे हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं तो ये चीन माउंट वाला सिस्टम लगाता ही नहीं हूँ, मैं इसलिए दूसरा वाला चीज खरीदा हूँ। ये चेस्ट माउंट है, कुछ इस तरह से चेस्ट में माउंट करके मैं जब भी ब्लॉगिंग मुझे करना होता है, बहुत ही कम करता हूँ बट करता हूँ, तो मैं कैमरा को यहाँ पे माउंट करके चलता हूँ। तो मेरे लिए वेट बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। और DJI का जितना भी एक्शन कैमरा लॉन्च हुआ है, एक्शन कैमरा 2 को छोड़ के, 2 के बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, उसमें से सबसे लाइट वेट और सबसे छोटा साइज इसका ही है। तो प्रोस नंबर 1 यही बन जाता है कि इसका वेट और इसका डायमेंशन। DJI का जितना भी एक्शन कैमरा का सीरीज है उसमें सबसे छोटा लाइट वेट यही है। आप बोलेंगे DJI 2 से छोटा है, बट एक्चुअल वो है नहीं, वो मैं तो डिस्कशन करूंगा ही, डिस्कशन अभी कर देता हूं। तो देखिए, DJI 2 को जो डिजाइन किया गया ना, उसका पर्पस कुछ अलग था। एक तो झमेला वाला चीज है, उसका जो कैमरा मॉड्यूल है इतना छोटा है, बट उसमें जो इनबिल्ट मेमोरी है और इनबिल्ट बैटरी है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ेगा, या फिर एक्सटर्नल स्क्रीन, जितना भी अटैचमेंट मॉडफॉट दिया गया है आपको दिख रहा ही होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में सब कुछ डिटेल्स दिया गया है। तो वो जब मॉडफॉट ला के आप उसको अटैचमेंट ला के उसको रेडी करेंगे, उसका साइज भी इसका जैसे हो जाएगा। और अगर मैं आपको वेट भी दिखा दूं, उसका वेट भी इससे ज्यादा ही है। तो अल्टीमेटली DJI Osmo Action 2 इससे ज्यादा भारी है, डायमेंशन भी इससे बड़ा ही है। बट DJI 2 मार्केट में उतना चला नहीं, इसलिए क्योंकि अगेन उसका जो डिजाइन है वो सब लोगों के लिए सुइटेबल नहीं था। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, उसका यूज करने का जो पर्पस है वो अलग है। हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, सीधा बाइक लेके बैठे रहते हैं, तो इस तरह का बड़ा जो कैमरा है, मतलब इतना साइज का, ये हम आराम से चिन माउंट हो या फिर चेस्ट माउंट हो करके चल सकते हैं। बट जो लोग बाइक लेके पलटी मारता है, डार्ट बाइक ऐसे हुआ करके जैसा आपको दिख रहा है, उन लोगों के लिए ये और ज्यादा भारी हो जाता है, बाल्की हो जाता है। तो उन लोगों के लिए उस तरह का अगर छोटा कैमरा मिल जाए तो उन लोगों के लिए ये अच्छा चॉइस हो सकता है। तो अगेन इसलिए जो DJI Action 2 है ये सबके लिए नहीं है। DJI को शायद ये रियलाइज हो गया कि इतना स्पेसिफिकली सोच के फायदा नहीं है, घाटा उन लोगों का ही है। DJI 2 उतना ज्यादा बिका भी नहीं है। तो अगेन DJI 3 जब आया तो अगेन ऐसा ही साइज में, मतलब ऐसा डिजाइन में वो आया था, और 3 के बाद 4, 5 सब ऐसे डिजाइन के साथ ही आ रहा है। क्योंकि ऐसे डिजाइन लोग ज्यादा यूज करते हैं तो ऑब्वियसली इसका सेलिंग भी ज्यादा होगा। तो ये बात DJI समझ गया। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो DJI Action कैमरा 2 है उसको थोड़ा ये जो सीरीज है यहाँ से थोड़ा अलग कर देता है। तो ये हो गया कैमरा का जो बिल्ड है, जो डिजाइन है, उसके बारे में। आप बात कर लेते हैं इसके अंदर जो जो चीज दिया गया है उसके बारे में। इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले म्यूजिक। ये DJI का ऑफिशियल रिंगटोन आप समझ लीजिए। DJI का कुछ भी परचेस करते हैं, गिम्बल हो, ड्रोन हो, एक्शन कैमरा हो, सब में ये म्यूजिक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का जो कैमरा है इसको यूज करने के लिए 2 मेन पॉइंट जो चाहिए, वो एक होता है स्टेबिलाइजेशन, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग आप करते हैं तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन मिलना मुश्किल होता है इस तरह का कैमरा से, क्योंकि इसको डिजाइन ही किया जाता है कुछ इस तरह से ताकि बेटर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन मिले। ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन और कुछ नहीं, वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है।
और जो डिजिटल स्टेबलाइजेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन EIS जिसको कहा जाता है, जो इस तरह का कैमरा में मिलता है, वो टोटली सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ पे हार्डवेयर का कोई काम नहीं। तो अगेन आप बात समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन डाला जाता तो काम वो कर देता, बट इन केस किसी भी कंडीशन में वो अगर खराब हो जाता तो एक बड़ा खर्चा आपके कैमरा पे आ जाता। हो सकता है वो खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने का कोई चांस ही नहीं है, आपको टोटल कैमरा फेंकना पड़ जाए। बट इस तरह का केस में ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को आराम से अपडेट किया जा सकता है, बग फिक्स होता है, अपडेट मिलता है, उससे अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व भी किया जा सकता है आराम से, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। तो इसीलिए आई होप इस तरह का जो कैमरा आता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स EIS दिया जाता है, OIS ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन को नहीं दिया जाता है। ये मेरा थिंकिंग है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 स्टेबलाइजेशन। और पॉइंट नंबर 2 है FPS मिनिमम अगर 60 FPS मिल रहा है एक स्मूथ वीडियो प्ले करने के लिए, या फिर आपको वीडियो देख के लगे हाँ वीडियो स्मूथली प्ले हो रहा है, उसके लिए 60 FPS इज इनफ, और वो आपको इस कैमरा में मिल जाता है। आप देखिए रेजुलेशन लेके लोग बहुत ज्यादा हल्ला बोल करता है, बट आप कभी ये सोचिए, आप अगर 4K रेजुलेशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको आप देख रहे हैं ऐसे स्क्रीन पे, ऐसे मॉनिटर में जो 1080p है, उसका कोई फायदा नहीं है। और जो 4K है वो बस एक थियोरेटिकली रह जाएगा, मतलब आपको सिर्फ दिखेगा हाँ 4K, आपको मालूम है 4K, बट 4K का एक्चुअल जो मजा है वो कभी आपको मिलेगा ही नहीं अगर आपका जो डिस्प्ले है वही अगर 1080p है। बट होपफुली आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो खुद देखना नहीं, लोगों को दिखाना होता है, तो वहां पे ये जो फैक्टर है और नीचे गिर जाता है। लोग जब मोबाइल पे YouTube का वीडियोस देखते हैं तो मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो 360p में चलता है, और 360p में जो वीडियो है डिसेंट क्वालिटी में दिखाता है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब लगता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, और लोग उस क्वालिटी में देख भी लेता है। क्योंकि अगर एक तो HD मतलब 720p या फिर फुल HD 1080p में कोई अगर देखेगा क्वालिटी अच्छा होगा, बट नेट भी वहाँ पे ज्यादा खाएगा, डेटा ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो कोई एक वीडियो अगर कोई लो क्वालिटी में देख रहा है 50 MB में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, वही वीडियो को फुल HD में देखेगा तो 100-150 MB खा जाएगा। तो आप ही सोचिए मैक्सिमम लोग 360p में ही YouTube का वीडियो चला रहा है, और वहाँ पे मैं अगर 1080p में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो देखा जाए तो एक तरह से उसका भी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी बहुत लोग हैं जो फुल HD में देख लेता है। तो ठीक है, इस बारे में मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। 1080p डिसेंट क्वालिटी है, इवन आजकल जितना भी लैपटॉप है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टीवी सब 1080p में आता है, तो अगर कोई घर में भी देख रहा है तो ये जो क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रहा है ये यूटिलाइज हो जाता है। बट आपके पास अगर कोई भी 4K डिस्प्ले नहीं है, टीवी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मॉनिटर नहीं है, बट आप 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको 4K में अपलोड कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप फालतू में कर रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। 4K में कोई नहीं दिखता है, 4K में डेटा कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। एक 10 मिनट का भी वीडियो अगर 4K में अगर आप YouTube में देख लिए तो 200 से लेकर 500 MB तक डेटा कंज्यूम हो जाएगा। लोगों का डेटा रिचार्ज रहता है वो 1 GB से लेकर 1.5 GB पूरा दिन चलाने के लिए। होपफुली वो एक वीडियो में 300-400 MB खर्चा नहीं करने वाला। अगेन मैं मैक्सिमम लोगों का बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैक्सिमम आप ऑलमोस्ट 99% पकड़ सकते हैं। तो आप ये आपका डिसीजन है, आप 99% व्यूअर्स के लिए सोचेंगे या फिर 1% ऐसे व्यूअर्स के लिए सोचेंगे जो 4K में शायद देख लेता हो। क्योंकि मेरे पास जो टीवी है वो 4K रेजुलेशन के साथ आता है, तो मैं भी कभी कभी 4K कंटेंट देखता हूँ, बट मैं कब देखता हूँ, रात 12 बजे के बाद जब नेट फ्री मिलता है वोडाफोन में, आपको होपफुली पता ही होगा। तो आप समझ सकते हैं मैं भी 4K देखता हूं, तो मैं उस 1% लोगों के कैटेगरी में आ जाता हूं जो 4K में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बट वो भी कब, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जब मुझे डेटा का परवाह ना करना पड़े, मतलब डेटा के बारे में सोचना ना पड़े कि कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो मेरे जैसे जितना भी लोग हैं जो उस 1% कैटेगरी में आता है जो 4K में वीडियो को देखते हैं, उन लोगों में भी 2 टाइप का लोग होगा, जिन लोगों के पास अनलिमिटेड नेट हो, दिन भर 4K देखता होगा, ऐसा लोग आई डोंट नो, बट बहुत ही कम होगा। और दूसरा आता है मेरे जैसा बुद्धिमान लोग जो रात 12 बजने का वेट करते हैं कब फ्री डेटा मिलेगा, तब बिंदास बैठे बैठे 4K कंटेंट देखो, मजा लो। अब आगे आपका मर्जी, आप क्या करेंगे, बट मैं यही कहूंगा 1080p 60 FPS ये कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है, और ये जो क्वालिटी है, ये जो फ्रेम पर सेकेंड FPS काउंट है, ये एक वीडियो के लिए, चाहे कोई भी वीडियो आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ऐसा वाला ब्लॉगिंग क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, बट अगर करते हैं वो काफी है, क्योंकि उतना क्वालिटी में भी शायद ही कुछ लोग YouTube में वीडियो देखता होगा। मैक्सिमम लोग 360p में ही देखता है। अरे ऐसा भी बहुत लोग हैं जिन लोगों को तो ये सब पता ही नहीं है क्या है ये पी क्या ना है, वो चालू कर देता है, जैसा दिखता है, जैसे YouTube में चलता है वैसे देखता रहता है, क्या फुल HD क्या HD कुछ आता पता ही नहीं है। तो बस बहुत बोल दिया इस पॉइंट के बारे में। तो ये जो कैमरा है 1080p 60 fps से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वीडियो कैप्चर करता है, और मेरे लिए ये जो वीडियो का रेजुलेशन है मेरे लिए मोर देन इनफ है। दूसरा पॉइंट इसका क्वालिटी, ऑब्वियसली इसका जो बड़ा भाई है, मतलब एक्शन कैमरा 345 का बात कर रहा हूँ, इससे बेटर क्वालिटी का जो वीडियो क्वालिटी वो कैप्चर करता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा इसका जो वीडियो क्वालिटी है ये उन कैमरा से अच्छा हो सकता है,
बट आप एडिट करके थोड़ा बहुत इसको अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगे डे लाइट में आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आता है, नो डाउट। उतना भी घटिया क्वालिटी नहीं है, बट क्वालिटी मैं तो कहूँगा अच्छा ही है, बहुत अच्छा दिखता है उसका क्वालिटी। बट प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है या फिर थोड़ा क्लाउडी वेदर होता है, उस टाइम में ये थोड़ा मार खा जाता है, ये बात तो सच है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा एडिटिंग सीखना पड़ेगा, एडिटिंग थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैं एडिटिंग के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, बस छोटा छोटा कुछ चीज़ अगर आप चेंज कर देंगे तो जो नॉर्मल रिकॉर्ड करता है लो लाइट सिचुएशन में, उससे थोड़ा बेटर आउटपुट आप निकाल पाएंगे। तो मैं ये जो चीज़ है मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा, क्योंकि किसी को अगर लैपटॉप में दाविंची रिजॉल्व यूज करना आता है, फोटोशॉप यूज करना आता है, तो मैं यही मानता हूँ कि सिर्फ फेसबुक में रील बनाने के लिए वो लोग वीडियो एडिटिंग नहीं सीखा है, कुछ अदर काम भी करते होंगे। तो इसलिए मैं ये जो काम है मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। मोबाइल से ही अब बड़े आराम से कुछ कुछ चीजें चेंज करके आपका जो वीडियो क्वालिटी है 20 to 30% तक आप थोड़ा सुधार कर सकते हो उसमें। तो ये जो क्लिप आप देख पा रहे हैं ये शाम के टाइम पे लिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे इस वीडियो को मैं थोड़ा अगर एडिट करने का कोशिश करूं तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करना है, उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले वीडियो हमारा तो यहाँ पे सिलेक्टेड है ही है, हम चले जाएंगे यहाँ पे फिल्टर में। फिल्टर के बाद हमें जाना है एडजस्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे ढेरों सारा ऑप्शन है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, बट हमें इतना कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, तो ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करना है और घटाना तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज किया हूँ। कितना करना है वो आपका जो मतलब जो वीडियो का फुटेज है, जो वीडियो का क्लिप है, उसको देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का भी यहाँ पे मैटर आ जाता है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को यहाँ पे 10 किया हूँ। अब ब्राइटनेस छोड़ के बाकी जितना भी ऑप्शन है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, ब्राइटनेस सबको पता है मुझे मालूम, बट बाकी के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होता है, तो आप सिंपल गूगल सर्च करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे एक्सपोजर क्या है, गूगल सर्च मारिए, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इसको बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा। सो एक्सपोजर को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो स्काई है सफ़ेद हो गया है, बट जो ग्राउंड है वो थोड़ा बहुत अभी लाइट वहाँ से निखर के आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा मैं इंक्रीज करूँगा। तो कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पे फुल कर दिया हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पानी है थोड़ा ब्लूइश टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, मतलब पानी का जो कलर है ये थोड़ा निखर के आ रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगा सैचुरेशन। अब सैचुरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर है एकदम डाल हो जाएगा या फिर पूरा एकदम कलरफुल हो जाएगा। तो पूरा कलरफुल करेंगे तो थोड़ा बहुत और दिखेगा, तो मैं यहाँ पे इसको 30 के आसपास रखता हूँ। वाइब्रेंस को भी हल्का फुल्का मैं बढ़ा देता हूँ। कलर टेम्परेचर देखिए, अभी जैसे कि ये शाम का टाइम का वीडियो है, तो यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है नीला टाइप का या फिर सफ़ेद टाइप का नहीं होगा, क्योंकि वो जो नीला या फिर सफ़ेद तो सिनेरियो आता है वो मॉर्निंग के टाइम पे होता है। शाम के टाइम पे जो आसमान है थोड़ा पीला दिखता है, लाल पीला टाइप का दिखता है। तो इसलिए ये जो क्वालिटी है यहाँ पे मतलब इस साइड पे लेके जाऊँगा तो नीला नीला हो जाएगा, इस साइड पे लेके जाऊँगा तो पीला हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा पीले साइड में लेना है। टेम्परेचर अभी 0 है, मिडिल पे है, थोड़ा मैं इसको पीला साइड पे लेके जाऊँगा। तो अभी लग रहा है थोड़ा साम हुआ है। अब देख पा रहे हैं दूर में जो पहाड़ है वो पहाड़ भी थोड़ा बहुत पीला दिख रहा है। मैं इसको फिर से 0 कर दूँ और फिर से धीरे धीरे इंक्रीज करूँ। दूर का जो पहाड़ है उसको देखिए थोड़ा पीला हो गया। तो अभी लग रहा है हाँ ये शाम का जो मतलब शाम का जैसा एटमॉस्फेयर होता है कुछ ऐसा दिख रहा है। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद जितना भी ऑप्शन है, अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता है तो ही आप इसको यूज़ करिए, वरना इसको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा। हाईलाइट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और कलर यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा सैचुरेशन को थोड़ा यहाँ पे घटा दूंगा ताकि कलर ज़्यादा ना लगे। तो एक्चुअली सैचुरेशन मैं यहाँ पे 0 ही कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो एडिटिंग है हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया राइट में और फिर मैं मारूंगा इसको सीधा एक्सपोर्ट में आपको पता ही है कितना रेजोल्यूशन क्या करना है। 1080p में मैं रखूँगा, FPS 60 रखूँगा। जो यहाँ पे बाइट रेट है इसको मैं 30 में कर देता हूँ ताकि जो क्वालिटी है एकदम से ड्रॉप ना हो जाए। एंड देन एक्सपोर्ट। तो कुछ इस तरह से बहुत ही बेसिक चीज़ें आप चेंज करके, जस्ट लाइक ब्राइटनेस हो चाहे उसका कलर हो, चेंज करके आपका जो वीडियो क्लिप है उसका क्वालिटी आप थोड़ा बहुत एनहेंस कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ किया हूँ जहाँ पे VN नाम का एक वीडियो एडिटर ऐप आता है। यहाँ पे दूसरा कोई ऐप है ही नहीं, तो VN ऐप ही यहाँ पे बेस्ट है। अब VN ऐप के जरिए ये जो एडिटिंग है ये आप खुद अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट था ये इशू था।
मतलब इसका जो वीडियो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। ये इशू नंबर 1 हो गया। तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं और कौन कौन सा चीज़ को आप इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि मैं बताया 4K के बारे में, उसको टोटल इग्नोर कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं इशू नंबर 2 के बारे में, वो है इसका ऑडियो। तो इसका जितना भी बड़ा भाई है सब स्टीरियो में रिकॉर्ड करता है, सिर्फ यही साला मोनोक्रोम में रिकॉर्ड करता है। मोनोक्रोम नहीं, मोनोक्रोम गलत बोल दिया, वो वीडियो के लिए हो गया, मोनोफोनिक। तो ये एक प्रॉब्लम है या फिर ये एक इशू है, आप मान लीजिए। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको बेयर मतलब इसका जो इनबिल्ट स्पीकर है उससे अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो ये मोनोफोनिक रिकॉर्ड ही करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको काम चलाना पड़ेगा, आपको मान लेना पड़ेगा। बट जो क्वालिटी है उतना भी खराब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार सुनाई दे रहा है। जैसे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है और इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उस माइक्रोफोन में ही ये जो ऑडियो आप सुन पा रहे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको अगर आगे पीछे टेढ़ा मेरा घुमा के भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँ तो होपफुली आपको अभी ऑडियो तो सुनाई दे रहा होगा। तो आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि इसका ऑडियो बेकार है कि अच्छा है, बहुत बेकार है, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। बट ये इसका एक इशू है कि इसमें मोनोफोनिक रिकॉर्ड होता है। इवन इसके साथ अभी आपको जो सुनाई दे रहा है मैं शिफ्ट कर दिया हूं, मतलब इस वाला से आपको सुनाई दे रहा होगा। कैमरा के साथ अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक भी यूज करेंगे तो एक्सटर्नल माइक का जो ऑडियो है उसको भी ये मोनोफोनिक करके ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो साउंड प्रोसेसर है वही इसका अपडेटेड नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का एक्सटर्नल माइक इसके साथ अटैच करेंगे उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही पुराना है, बैकडेटेड है। तो आप कोई भी माइक यूज करेंगे उसका जो इनपुट है उसको मोनोफोनिक करके ये वीडियो के साथ कंपाइल कर देगा। तो आपको फाइनली जो ऑडियो मिलेगा वो मोनोफोनिक मिलेगा। हो सकता है एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करने से आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा लगे, बट अल्टीमेट वो बेकार ही होगा। तो यही कहना था, बट अगेन उतना ही बेकार नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं अगेन इसके साथ एक ऑडियो सैंपल भी आपको सुना देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो अभी आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। ये है मोआनो का AU 400 मॉडल नंबर है और 400 इसका प्राइस भी है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर अगर क्लिप ऑन करके भी रिकॉर्ड करूँ तो कुछ इस तरह से आपको साउंड सुनाई देगा। तो ये ऑलराउंडर एक लेवलियर माइक है। आप अगर यूट्यूब में वीडियो शूट भी करते हैं मोबाइल के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिप करके भी आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। मैं इसको यूज करता हूँ इस कैमरा के साथ, और मोटो ब्लॉगिंग करने के टाइम पे ये जो माइक है ये मेरा हेलमेट के अंदर माउंट रहता है। तो बस यही है, इसका पोजीशन मुंह के पास रहेगा तो साउंड जोर से सुनाई देगा। हो सकता है थोड़ा गेन भी बढ़ जाए, अगर मैं दूर में इसको रखूं तो वॉइस थोड़ा घट जाएगा, बाहर का नॉइज भी आपको सुनाई दे रहेगा। तो यही बात है। तो ये था साउंड का इशू, बट होपफुली इतना भी बुरा साउंड नहीं है कि एकदम बेकार है। और ये तो सैंपल में आपको सुना ही दिया, आप डिसीजन आपका खुद का है। बट प्रॉब्लम है इसका इनपुट सिस्टम, और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ इस कैमरा के साथ ही प्रॉब्लम है। मतलब इसका जितना भी बड़ा भाई है किसी में भी ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों इसको डिजाइन जो किया है ऐसा प्रॉब्लम के साथ इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो एक्सटर्नल माइक अटैचमेंट का सिस्टम है वो डायरेक्ट होता नहीं है, उसके साथ आपको एक एडेप्टर लगाना पड़ता है। अमेज़न में इस तरह का बहुत सारा एडेप्टर आपको दिख जाएगा। इवन इस तरह का भी एडेप्टर मिल जाता है। इस तरह का 2 आता है, एक बोया का आता है और दूसरा ये है सरामोनिक का। तो जितना ही मैं बोल रहा हूँ सब आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। जितना भी पॉइंट मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, ये सब कमेंट करने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये होता है सरामोनिक का। तो होता क्या है, ये जो माइक है ये एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है और यहाँ से एनालॉग सिग्नल को पास करता है। बट ये जो कैमरा है ये एनालॉग सिस्टम को रिसीव कर नहीं पाता है, वो ऐसा सिस्टम इसमें दिया गया नहीं है। तो इसके लिए जो एनालॉग सिग्नल है इसका, उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल में, जिसके लिए ऐसा एक एडेप्टर यूज करना पड़ता है। चाहे ये हो, चाहे बोया का हो, चाहे इस टाइप का कोई भी एडेप्टर यूज करना पड़ता है, तब जाके ये जो कैमरा है ये उस ऑडियो को रिकॉग्नाइज कर पाता है। बट इसका जितना भी बड़ा भाई आया है, मतलब एक्शन कैमरा 3, 4, 5 का बात कर रहा हूँ, वहां पे डायरेक्ट जो इस तरह का लेवलियर माइक है अब लगाएंगे तो वो इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, आपका काम बन जाएगा। तो हाँ, ये एक ड्रॉबैक आप इसका मान सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडेप्टर है उतना सस्ता नहीं है। और याद रखिए ये एक एडेप्टर नहीं, ये एक कन्वर्टर है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है। ऐसा आपको 600-700 रुपए का भी मिल जाएगा, बट वो कोई कन्वर्टर नहीं है, वो सिर्फ एक एडेप्टर है जो ये TRS पोर्ट है या फिर TRRS पोर्ट है उसको USB-C में कन्वर्ट करता है। बट जो सिग्नल है वो एनालॉग ही रहता है, सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट ये एक कन्वर्टर है। इसके अंदर ये जो पार्ट देख पा रहे हैं इसके अंदर चिप सर्किट सब लगा है। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जाके यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके USB-C के थ्रू कैमरा तक पास किया जाता है। और ये जो एडेप्टर है ये TRS पोर्ट के साथ काम करता है, TRRS के साथ नहीं। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। आपको अगर इस बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपके पास TRS वाला ही कनेक्टर रहना चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरह का एक और एडेप्टर आपको खरीदना पड़ेगा जो TRRS को TRS में कन्वर्ट करता है। ये जो मेरे पास माइक है ये TRRS पोर्ट के साथ आता है, क्योंकि इसको मोबाइल के साथ यूज करने के लिए बना गया है, क्योंकि मोबाइल में TRRS पोर्ट होता है।
लैपटॉप में भी, मतलब नया लैपटॉप में भी ऐसा ही पोर्ट होता है। इसको अगर TRS पोर्ट में यूज करना है तो आपको ऐसा एक एडेप्टर यूज करना है, इसको लगा देंगे तो ये हो गया TRS। अब इस TRS को लगाना पड़ेगा इस एडेप्टर के साथ, तो ये जाके फाइनली आपका इस कैमरा के साथ जाके लगेगा, तब आपको प्रॉपर ऑडियो मिलेगा। तो ये हो गया ऑडियो का काम तमाम। इशू नंबर 3, अगर किसी को ये चीज इशू लगता है तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, वो है इसका बैटरी। बहुत से लोग जब इसको खरीदे थे, परचेस किए थे, इसके साथ कॉम्बो पैक भी आता है, 3 बैटरी, उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बहुत से लोग हैं जो परचेस किए हैं, मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बढ़िया एडवांटेज ये है कि इसको ड्यूरिंग चार्जिंग आप इसको आराम से यूज कर सकते, और जो हीरो गोप्रो में नहीं होता है, पहले नहीं होता था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट इतना याद है जब ये लॉन्च हुआ था मार्केट में, तब मार्केट में गोप्रो का हीरो 6 या फिर हीरो 7 चल रहा था, और ये जो कैमरा है बहुत बड़ा मार्जिन से गोप्रो से आगे था। मतलब इसका जो प्रोस था, इसका जो अच्छाइया था, वो हीरो का जो करेंटली मतलब उस टाइम में जो चल रहा था मार्केट में, उससे बहुत आगे था, और इसीलिए मैं और मेरे जैसे ऐसा बहुत लोग हैं जो इसको परचेस किया था। तो उस टाइम का ही बात है, उस टाइम गोप्रो का डिजाइन कुछ ऐसा था कि उसका अगर आप चार्जिंग में डालेंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसके साथ वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसको चार्जिंग में लगा के आप आराम से यूज भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैं अगर इसको चार्जिंग में लगा दूं और इसको मैं यूज करूं तो मैं माइक्रोफोन का पोर्ट कहां पे लगाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आपको खरीदना पड़ेगा इस तरह का एक USB-C स्प्लिटर। यह है आउटपुट और यहाँ पे है 2 इनपुट। 2 इनपुट में से एक 3.0 इनपुट है और एक 2.0। तो मेन जो 3.0 है इसके साथ ही ये जो मेन इनपुट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, और जो 2.0 है उसके साथ बस चार्जिंग का कनेक्शन, मतलब डेटा ट्रांसफर, डेटा शेयरिंग नहीं होता है, सिर्फ चार्जिंग का ही कनेक्शन रहता है। तो ऐसा एक कनेक्टर आपको परचेस करना है और इसको लगा देना है कैमरा के साथ कुछ इस तरह से। अब जो 2.0 वाला पोर्ट है उसके साथ लगाना है आपको चार्जिंग का केबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें करंट देना है और सप्लाई होगा कैमरा पे, कोई यहाँ पे डेटा का ट्रांसफर नहीं होगा। डेटा ट्रांसफर होगा हमारा ये जो माइक्रोफोन का एडेप्टर है, इस एडेप्टर से। तो इसको लगाना है 3.0 वाला पोर्ट में। एक और पोर्ट है यहाँ पे, इसको मैं लगा दिया कुछ इस तरह से। तो अभी इस कैमरा को चार्जिंग करते हुए भी आप यूज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल माइक के साथ, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये काम भी करता है, ऐसा भी नहीं मैं यहाँ पे फोकट में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे चार्जिंग केबल, माइक्रोफोन का एडेप्टर दोनों ही लगा है, और वहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, ये माइक्रोफोन के लिए है। तो क्योंकि माइक्रोफोन लगा है तो माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अगर इसको पास में लूँ पूरा सफ़ेद हो जाएगा, मैं इसको दूर कर दूँ तो थोड़ा बहुत आपको वाइट दिखेगा, मतलब वहाँ पे आपको फ्लक्चुएट दिख रहा है, तो मतलब जो माइक्रोफोन है ये काम कर रहा है। और दूसरा ये जो चार्जिंग केबल है, इसको मैं अगर मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दूँ, ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए कनेक्ट टू कंप्यूटर डायरेक्ट आ गया। इसको मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे चार्जिंग का आइकॉन भी आपको दिख रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है और मेरा माइक्रोफोन भी काम कर रहा है। तो बस यही आपको दिखाना था। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि एक्स्ट्रा बैटरी तो दूर के बाद, इनबिल्ट बैटरी भी अगर आपका कमजोर हो गया है, बैकअप नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में भी आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ इस तरह का तामझाम करना पड़ेगा, और जो पावर बैंक है, पावर बैंक आपको पॉकेट में लेकर चलना पड़ेगा। मैं वही करता हूँ। अगेन मैं पहले भी बताया था कि ये जो सोल्यूशन है मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करता है, मतलब एकदम परफेक्ट काम करता है। मेरा बाइक के सामने जो टैंक बैंक है, टैंक बैंक में पावर बैंक को रख देता हूँ, और ये जो चार्जिंग का केबल है पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया। माइक्रोफोन तो हेलमेट में इनबिल्ट है, तो माइक्रोफोन को लेकर टेंशन नहीं है। और कुछ इस तरह से बैटरी के बारे में मेरा टेंशन खत्म हो जाता है। 20,000 मिली एम्पियर का पावर बैंक है मेरे पास, उसको मैं अटैच कर देता हूँ इसके साथ, तो उसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला कुछ इस तरह का बन जाता है। कितना भी रिकॉर्डिंग करो बैटरी आपका फूकेगा नहीं, आपका मेमोरी कार्ड भर जाएगा, बैटरी आपका चलता रहेगा। तो बस अगर आप प्रॉब्लम का बात करेंगे तो इतना ही प्रॉब्लम था, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दिया। और बाद बाकी ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्शन कैमरा 3, 4, 5 है, उसका जो वीडियो क्वालिटी है, उसका जो ऑडियो क्वालिटी है, डेफिनेटली इससे बेटर होगा। बट इसका जो वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, उतना भी खराब नहीं है कि लोगों को आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बहुत ही आराम से इसका जो क्वालिटी है आज के डेट में भी आप यूज कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट बनाता है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी रहा कि आपको टाइम लैप्स और हाइपर लैप्स के बारे में डिफरेंस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। टाइम लैप्स वो होता है जब आप कैमरा को कहीं पे प्लेस कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं ट्राइपॉड में हो, कहीं पे हो रख के आप उसका टाइम लैप्स ऑन कर देते हैं, और वो एक टाइम की इंटरवल में फोटो खींचते आता है, और बाद में उस सब फोटो को ज्वाइन करके आपको वीडियो फॉर्मेट में दिखाता है, सब कुछ चलता रहता है। हाइपर लैप्स टाइम लैप्स ही है, बस हाइपर लैप्स वो होता है जब आपका कैमरा मूवमेंट करता रहता है, मतलब आप कैमरा को हाथ में लेके चल रहे हैं, इवन आप मतलब मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपका चीन में माउंट है, यहाँ पे माउंट है, तो आपका क्या है कैमरा शेक कर रहा है, तो उस टाइम आप अगर टाइम लैप्स करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सेकी टाइप पर आ जाएगा। उस टाइम पे आप अगर टाइम लैप्स करना चाहते हैं तो कैमरा मूवमेंट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप अगर टाइम लैप्स करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको हाइपर लैप्स ऑप्शन चूज करना है। तो मैं कहना ये चाहता था कि आप जो कन्वेंशनल टाइप का चीज लोग करते हैं, चिन माउंट करके, यहाँ पे माउंट करके वीडियो शूट करना, ब्लॉग बनाना, आप थोड़ा हट के करने का कोशिश करिए, ताकि लोगों का जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ आए। जैसे कि टाइम लैप्स करना,
हाइपर लैप्स करना। आप अगर मोटो ब्लॉग कर रहे हैं तो जरूर नहीं है कि आपको चीन माउंट ही करना है, चेस्ट माउंट करना है। आप हैंडल पे माउंट करिए, बाइक के पीछे माउंट करिए, आपके बाइक में अगर इंजन क्रैश कट लगा है तो वहाँ पे माउंट करिए, ताकि कैमरा का डिफरेंट एंगल दिखे। क्योंकि लोगों को एक तरह का वही घिसा पीटा चीज, यहाँ पे कैमरा माउंट है, सामने हैंडल दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, वही चीज देख के लोगों का आंख सर गया है। तो कोशिश करिए थोड़ा अलग अलग व्यू में जो वीडियो शूट है उसको करने के लिए, ताकि थोड़ा अलग दिखे आपका वीडियो। तो इस तरह का डिफरेंट चीजें करके भी जो आपका जो वीडियो है, आपका जो कंटेंट है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लोगों का जो अटेंशन है उसको आप आपके तरफ खींच सकते हैं। और ये सब काम करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा ढेर सारा माउंट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा माउंट है। ये माउंट है, कहीं भी रिंग टाइम का जो मतलब हैंडल बार या फिर उस तरह का गोल रॉड है तो वहाँ पे इससे माउंट हो जाएगा। और भी चिपकाने वाला ये ऐसा सिर्फ माउंट लेके एक प्रोडक्ट मिलता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ढेरों सारा माउंट आपको मिल जाएगा। कोई भी एक्शन कैमरा है आपके पास, सबके साथ वो कंफर्टेबल है। वीडियो क्वालिटी कैसा होगा डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। जितना अच्छा लाइट उतना अच्छा आपका वीडियो क्वालिटी। डेफिनेटली कैमरा के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसा है उसका सेंसर साइज, कैसा है उसका मेगापिक्सल काउंट, ये बात तो है। बट मेन जो चीज है वो है आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जितना अच्छा उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी। मोटो ब्लॉगिंग में ज्यादातर क्या होता है, जो हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स कभी फिक्स नहीं रहता है, या फिर हम लाइट सोर्स के जैसा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। मान लीजिए आप किसी का फोटोशूट कर रहे हैं, फोटोशूट का सिंपल फॉर्मूला है, जिस तरफ सूरज रहेगा या फिर जिस तरफ लाइट का सोर्स रहेगा, कैमरामैन भी उस साइड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऑपोजिट साइड। मतलब आप आपका दोस्त का अगर फोटो खींच रहे हैं और सूरज अगर मेरे पीछे है तो मैं भी रहूंगा इस साइड पे और आपका दोस्त रहेगा उस साइड। मैं यहाँ से फोटो निकालूंगा क्योंकि सूरज का जो रोशनी है मेरे दोस्त के थोबड़े पे पड़ेगा और मैं यहाँ से उसका फोटोशूट करूंगा। तो एट द टाइम ऑफ फोटोशूट आप आपके हिसाब से लाइट का जो सोर्स है उसको यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मोटो ब्लॉगिंग वहां पे गड़बड़ हो जाता है। सूरज है उस साइड पे और आपका रास्ता जा रहा है इस साइड पे, वहां पे आप क्या करेंगे, आप पीछे भागना चालू करेंगे ताकि लाइट पीछे की तरफ पड़ रहे हो, वहां पे वीडियो अच्छा आएगा, फोटो अच्छा आएगा। ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा इधर ही। तो रास्ता आपका सीधा जा रहा है और सूरज का पोजीशन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी होगा तो जो सूरज का रोशनी है डायरेक्ट आपके कैमरा के लेंस पे पड़ेगा और एक तरह का ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा। ग्लेयर क्यों होता है, क्योंकि अनवांटेड लाइट आपके कैमरा के लेंस से पड़ता है। तो इसीलिए आपका सूरज अगर इस साइड पे है तो कुछ इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ रेज आपको दिखेगा। ऑपोजिट में है तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। सूरज का पोजीशन अगर सामने और थोड़ा ऊपर है तो क्या होगा, रोशनी सीधा सड़क पे पड़ेगा और सड़क से आपके आंखों में पड़ेगा। सड़क अगर गीला होगा तो सड़क पूरा चिक 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 करता है। होपफुली आप मेरे बात समझ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, रोशनी ऐसे सड़क पे आके रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में पड़ रहा है। ये जो रोशनी है ये अनवांटेड रोशनी है, ये रोशनी आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ेगा एक पोलराइज्ड लेंस या फिर सीपीएल लेंस। कैमरा के भाषा में इसको सीपीएल कहा जाता है। सीपीएल का मतलब और कुछ नहीं, वो भी पोलराइज्ड लेंस है, सर्कुलर पोलराइज्ड। कैमरा का लेंस गोल है तो ये इसके ऊपर अगर लेंस लगाना है तो वो भी गोल ही होना चाहिए, प्लस उसको रोटेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए है ये एक प्रोडक्ट मेरे पास, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है एक्चुअली। और धात तरीका हर बार ऐसा फंस जाता है, इस बार तो मैं इसको फाड़ ही दूंगा। निकल गया। तो ऑब्वियसली चाइना ये सब काम कर सकता है, चाइना से आया है। ये है प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है सीपीएल या फिर पोलराइज्ड लेंस। पोलराइज्ड लेंस का काम यही होता है कि जितना भी अनवांटेड लाइट है उसको ये कैमरा के लेंस पे आने नहीं देता है। तो ये है एक सीपीएल लेंस या फिर सर्कुलर पोलराइज्ड लेंस। सीपीएल लेंस यूज करने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि इसको आप कैमरा पे लगा दिए तो आपका काम बन जाएगा। इसका ओरिएंटेशन घुमा घुमा के आपको देखना पड़ेगा। उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्टकट में मैं बस इतना ही आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। आपको लेंस को घुमा के उस पोजीशन पे लाना है जिस पोजीशन पे आपका जो ओवरऑल वीडियो का आउटपुट आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपका वीडियो का आउटपुट कैसा आ रहा है, जिस पोजीशन पे वीडियो का ब्राइटनेस सबसे कम हो। हाँ, आप एकदम ठीक सुन रहे हैं, जिस पोजीशन पे वीडियो का ब्राइटनेस एकदम घट रहा है, एकदम कम हो रहा है, उस पोजीशन पे आपको इसको सेट करना है। क्योंकि जब ब्राइटनेस कम हो रहा है मतलब जो अनवांटेड लाइट है वो आपके स्क्रीन पे नहीं पड़ रहा है, हेंस आपका जो वीडियो का क्वालिटी है वो घटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपको ओवरऑल वीडियो का ब्राइटनेस कम हो गया। एट दिस पॉइंट जितना भी वांटेड लाइट का सोर्स है, जो लाइट हमें चाहिए, उस लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। आपका वीडियो का जो सैचुरेशन है, जो वाइब्रेंस है, मतलब वीडियो और ज्यादा एट्रैक्टिव लगेगा। जो कलर है वो कलर और ज्यादा फुट के आएगा। आसमान अगर नीला है तो नीला जो कलर है वो और ज्यादा सैचुरेटेड होके आएगा। पेड़ अगर ग्रीन है वो ग्रीन कलर और फुल के आएगा। शॉर्टकट में बस यही आप याद रखिए, इसको घुमा घुमा के आपको उस पॉइंट पे सेट करना है जब आपका ओवरऑल वीडियो का जो आउटपुट है उसका जो ब्राइटनेस है वो सबसे कम हो। एंड अगेन इसको ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिए तो आपका काम हो गया, इसको आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा जब भी आपका लाइट का सोर्स चेंज हो रहा है, वरना कुछ फायदा नहीं है। आप सीधा जा रहे हैं, सूरज आपका उस पॉइंट पे है, आप उसको लेंस को सेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट में मुड़ गए तो सूरज हो गया
पीछे, उस टाइम अगर आपको लेंस को उसी पोजीशन पर रख देंगे तो कोई काम का नहीं है। तो ये आप एडवांटेज मान लीजिए कि डिसएडवांटेज मानिए, आपका मर्जी। बट सीपीएल लेंस एक ग्रेट चॉइस है। ये एज ए एनडी फिल्टर का भी काम कर देता है, थोड़ा बहुत नेचुरल डिमिंग भी कर देता है, प्लस अनवांटेड लाइट को भी ये दूर भगाता है। कोई अगर फोटोग्राफी से यहाँ पे है तो उनको ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है एक सीपीएल लेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक फोटोग्राफी के लिए। और जिन लोगों को नहीं मालूम वो मेरा बात मान लीजिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस इसका लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो आप जरूर ले सकते हैं। 500 रुपए में ये मैं परचेस किया हूँ। सो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाता है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 500 का माल है, सेम माल सेम कैमरा के लिए 10,000 का भी मिलता है। तो प्लीज इसको खरीदने के बाद मत बोलिए कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बेकार है, फोकट में चला गया। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप 10,000 वाला जाके खरीद दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां से। बट मेरे लिए ये 500 रुपए का जो लेंस है, जो चीज मुझे चाहिए वो ये लेंस कर देता है। जो अनवांटेड लाइट यहाँ वहां से मेरे कैमरा के अंदर घुसना चाहता है, ये लेंस उसको मिनिमाइज कर देता है। सो दैट्स इट। इस लेंस को आपको कैमरा के लेंस के ऊपर लगाना है और लाइट के सोर्स के हिसाब से इसका जो पोजीशन है इसको आपको घुमा घुमा के चेंज करना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो यही मुझे आपको बताना था कि आपके पास अगर ऑस्मो एक्शन का सबसे पुराना मॉडल जो आज के डेट में डिसकंटिन्यू हो चुका है और आपके पास औकात नहीं है कि आप नया मॉडल जो आ रहा है उसको खरीद पाए, तो आप उदास मत होइए। ये आज के डेट में भी बहुत आराम से मार्केट में चल जाएगा। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी वीडियोस को अपलोड करते हो, तो ये जो कैमरा है आज के डेट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है डे लाइट में। ऑब्वियसली नाइट में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो होपफुली आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल अच्छा नहीं है तब भी चलेगा। मिड रेंज में भी अगर कोई मोबाइल है तो नाइट में एक मोबाइल बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट निकाल कर दे देता है। तो आप नाइट में आपका मोबाइल यूज करिए। और ऐसा भी नहीं है कि नाइट में बहुत घटिया देता है, लाइट अगर कम है, बात ये नहीं कि रात है कि दिन है, बात ये है कि लाइट का सोर्स कैसा है। दिन में भी कचरा क्वालिटी निकाल के देगा, अगर पूरा बादल छाया हुआ है, लाइट नहीं है तो दिन में भी ये कचरा ही आउटपुट देगा। रात में अगर आप आईपीएल देखने गए, स्टेडियम पे पूरा भर भर के लाइट है, वहां पर भी ये लेके जाएगा, पूरा तगड़ा पिक्चर निकाल के देगा। बस यही है। सो दिस इज इट। जहां भी आप इसको छुपा के रखे गुस्से से, इसको निकालिए, साफ करिए और तुरंत मैं जो बोला चीज अगर आप करना चाहते हैं, एक्सटर्नल माइक, चार्जिंग सब आप एक साथ करके बहुत ही आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हमें कितना बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, अनलिमिटेड बैटरी। ऑब्वियसली आपका पावर बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, बट पावर बैंक मोस्ट ऑफ द केसेस में 10,000 एम्पियर के ऊपर ही सबके पास होता है। तो 10,000 एम्पियर कहाँ, इसका 1,500 एम्पियर, आप ही खुद समझिए। 256 GB का मेमोरी कार्ड मेरा इस कैमरा पे लगा है और मुझे अभी दिखा रहा है करेंटली रॉकस्टेडी ऑन है। 1080p 60 fps में 430 घंटा रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब मेमोरी कार्ड में उतना कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मैं अगर 512 GB का मेमोरी कार्ड लगा दूं जो इस कैमरा के लिए मैक्सिमम है, तो ये 423 घंटा दुगना हो जाएगा। कितना होगा? 846 आवर्स में भी। तो मैं इसको 846 आवर तक इसको आराम से रिकॉर्ड में रख के मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरा पावर बैंक तो है ही 20,000 मिली एम्पियर का, तो मेरा जो बैटरी बैकअप है उसके बारे में मुझे कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं है। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैं कैमरे के साथ ये जो चीज है इस सबको मिला के मैं इसको यूज करता हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो को भी एडिट कर देता हूँ। एक सीपीएल लेंस लगा है तो एकदम पूरा सनलाइट में जब रिकॉर्ड करता हूँ तो ओवरऑल मुझे एक बैलेंस्ड वीडियो क्वालिटी भी मिल जाता है। बैटरी फैक्ट्री माइक्रोफोन का तो मैं बता ही दिया, और वीडियो का जो आउटपुट है उसको भी मैं फाइनल थोड़ा एडिट करके जितना हो सके, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत तगड़ा मुझे कोई मूवी टूवी बनाना है, जितना हो सके उतना मैं कर देता हूँ और मेरा काम बन जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कमेंट बॉक्स खुला है, आप जाके आपका जो क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी मैं आपको जरूर करूंगा। ऑलराइट, तो कंटेंट क्रिएट के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको इस DJI Osmo Action 1 के साथ।